So in continuation of Newton's second law of varieties of numericals, we have seen this. Last question हम लोग देख लिए थे. Next question let us see. Find magnitude and direction of change in momentum of a 4 kg mass in 3 seconds if it is thrown vertically up with 60 meter per second at an angle 45 degree to horizontal with 60 meter per second. ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया है. दिया है पहला केस में कि कोई बॉल को हम सीधे ऊपर फेंके. क्या बॉल का मास था? 4 kg का बॉल था. अच्छा, ये 4 kg का बॉल को हम 60 मीटर पर सेकेंड में ऊपर की तरफ फेंके तो ये ऊपर की तरफ जाने लगा. जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा ऐसे तो उसका मोमेंटम बदल रहा था क्योंकि स्पीड बदल रहा था. यहाँ पर जब पहुंचा 3 सेकेंड हो गया था. 3 सेकेंड में उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? हमें फाइनल मोमेंटम निकालना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा. चेंज इन मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड. कितना होगा? फोर्स इनटू टाइम. नहीं तो हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले. अगर हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल वाला करेंगे तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या है, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. बट देयर इज अदरवाइज ए मेथड, फोर्स इनटू टाइम. ये मेथड को यूज करो. 4 kg का बॉल जब ऊपर फेंका गया रास्ते में उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? 4g. नहीं, और कितने समय की बात है? ये 3 सेकंड में इंटू 3 कितना हो गया? 120. g को 10 ले रहा हूं. 120 kg मीटर पर सेकेंड. और कौन से डायरेक्शन में होगा? इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. पहला वाला में बता दिया. दूसरा वाला में बोल रहा है कि सेम बॉल को अब हम ऊपर नहीं फेंके, किसी दूसरे तरीके से फेंके. कैसे फेंके? एट सर्टेन एंगल टू हॉरिजॉन्टल वी हैव थ्रोन इट. वी हैव थ्रोन इट एट सर्टेन एंगल टू हॉरिजॉन्टल. बॉल को ऐसा फेंका गया. क्या स्पीड में? वही 60 मीटर पर सेकेंड में. अब क्या हुआ? 45 डिग्री में फेंक दिए. बॉल ऐसे गया और ऐसे गिरने गया होगा. बोला कि 3 सेकेंड के बाद चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम नाउ? क्या ये मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? इधर फेंका उधर फेंका, 60 में फेंका 90 में फेंका, फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है. इट इज द सिंपली फोर्स इनटू टाइम. ड्यूरिंग दिस एंटायर फ्लाइट द ओनली फोर्स वाज एक्टिंग इज 4g. तो इस केस में 4g इंटू 3 था, उस केस में भी 4g इंटू 3 होगा. 120 kg मीटर पर सेकेंड. कौन सा डायरेक्शन में? डाउनवर्ड. दोनों ही केस में चेंज इन मोमेंटम इज सेम and that too in downward direction. क्या समझ में आया सबको? आगे. A particle of mass m is moving in a circle of radius r with constant speed v. Find the average force on it in half revolution. मैं पहले भी बता चुका हूँ. फोर्स, एवरेज फोर्स का बहुत ज्यादा कुछ मीनिंग नहीं होता है, फिर भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. एवरेज फोर्स मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन. अब देखो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. मान लो कि वो कभी कुछ यहाँ पे था और क्या स्पीड में जा रहा था? इट वाज मूविंग विद ए स्पीड v स्पीड में जा रहा था. हाफ रिवोल्यूशन के बाद वो यहाँ पे आया होगा और v स्पीड में जा रहा होगा. और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा? सोचो, ये कितना दूर है? पाई आर डिस्टेंस जाना पड़ेगा उसको, वो भी v स्पीड में क्योंकि रेडियस दिया है r. नाउ व्हाट इज द टाइम डेल्टा t? इट इज पाई r बाई v. व्हाट इज डेल्टा p? क्या कोई मुझे बताएगा? ये मास m इधर को जा रहा था v में, अब मास m इधर को जा रहा है v में. व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम? ये चीज समझ में आना चाहिए. जब डायरेक्शन उल्टा हो गया mv माइनस माइनस mv हो जाएगा 2mv. समझ में आया क्या? ये चेंज इन मोमेंटम 2mv हुआ. सबको समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज द एवरेज फोर्स? इट इज टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम. ठीक है, तो ये हो गया 2mv बाय पाई आर बाई v. 2mv बाय पाई आर बाई v. कितना सिंपल है. तो आप कहोगे 2mv बाय पाई आर बाई v. तो v ऊपर गया. इट इज 2mv स्क्वायर बाय पाई आर.
क्या बात समझ में आया, है ना? कितना सिंपल तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर two similar balls and B. Here A is dropped but B is thrown down with 15 मीटर पर सेकेंड। A को ड्रॉप किया गया लेकिन B को फेंका गया, ठीक है? Whose rate of change in momentum is more? किसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अदरवाइज कॉल्ड फोर्स। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है? सेम फोर्स, नहीं तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इतना लंबा नाम सिंगल वर्ड में क्या होता है? होता है फोर्स। इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड। जब वो नीचे आ रहा था, द फोर्स अप्लाइड इज mg इन ईच केस, तो इट इज सेम इन बोथ केस। क्या मेरी बात समझ में आया? इट इज सेम इन बोथ केस। आया समझ में? ओके। बीट बी में पूछा है, बीट बी में थोड़ा दिमाग लगेगा, हर कोई नहीं बोल सकता, जो बहुत ज्यादा दिमाग वाला होगा वही बताएगा। अपॉन रीचिंग ग्राउंड हुज चेंज इन मोमेंटम इज मोर। बार बार मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोल रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, पर अभी पूछ रहा है किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? नहीं? अच्छा, तो सोचे और बताए। है कोई इंटेलिजेंट हाथ उठाएगा बताने के लिए? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है भैया? हाँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, बट देन वी हैव अ स्मार्ट फॉर्मूला, फोर्स इनटू टाइम। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है? दोनों के बराबर फोर्स आ रहा है, लेकिन किसको ज्यादा समय लगेगा नीचे आने के लिए? जिसको ड्रॉप किए हैं, और जिसको फेंके तो जल्दी आ जाएगा। मतलब इसका चेंज इन मोमेंटम कम होगा अपन रीचिंग ग्राउंड, इसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे एज ए टेक्स मोर टाइम टू रीच ग्राउंड, it will have more change in momentum। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। फोर्स इनटू टाइम ही चेंज इन मोमेंटम। जिसको फेंके वो जल्दी आ जाएगा, जिसको ड्रॉप किए उसको समय लगेगा। समय लगेगा मतलब the force is acting for a prolonged period, more change in momentum will be taken care, नहीं? अच्छा, consider the two blocks moving on smooth inclined planes. Magnitude of rate of change in momentum is more for which block? वाओ, दो ब्लॉक है। ये ब्लॉक है मास m का, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया इंक्लाइन प्लेन में, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में नहीं लिखा, हाँ लिखा है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। दूसरा ब्लॉक फिसलते हुए आया, फेंका गया नीचे की तरफ। कौन सा ब्लॉक का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर? अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता क्या है? फोर्स होता है। तो कौन से ब्लॉक के ऊपर ज्यादा फोर्स, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है? फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो किसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ज्यादा है? पहले सोचे कि ये जो ब्लॉक नीचे आ रहा था, इस ब्लॉक के ऊपर आप कहोगे फोर्स कितना था भैया? फोर्स तो ऐसा था, नीचे खींचने वाली फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या था? mg sin थीटा। और ये जो ऊपर नीचे आ रहा है उसके ऊपर भी फोर्स क्या था? फोर्स तो वही था, इट वाज mg sin थीटा। क्या दोनों के ऊपर बराबर फोर्स नहीं आ रहा है? कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, उससे क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। तो आप क्या कहोगे? सेम mg sin थीटा फॉर बोथ। क्या बात समझ में आ रहा है ना? डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन कंसेप्चुअल है, चीजों को समझने वाली बात हुआ। A gun fires bullets of mass 100 gram horizontally with speed of 90 km per hour at a rate of 120 bullets per minute. Find recoiling force on the gun. कभी देखो ना, गन जब फायर करता है, बुक बुक करता है तो पीछे की मारता है कि नहीं मारता है? गन के ऊपर भी फोर्स आता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग फोर्स। वो कितना है?
अब कितना है हम जानते हैं, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये जितना फोर्स देगा उतना ही फोर्स उसको वापस देगा। चलो हम देखते हैं कि जो गन है वो बुलेट के ऊपर कितना फोर्स देता है। जितना फोर्स देगा बुलेट गन के ऊपर उतना ही फोर्स देगा, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, बुलेट के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है जानने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा व्हाट इज डेल्टा पी फॉर वन बुलेट। एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, वो तो गन के अंदर रेस्ट में था, अब फायर हुआ तो 90 किलोमीटर पर आवर में गया, नहीं तो हम कहेंगे इट इज मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियली तो मोमेंटम जीरो था तो चेंज इन मोमेंटम हो गया m इंटू वी, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली जीरो था, रेस्ट में था। मास कितना है 100 ग्राम, तो थोड़ा इसको ऐसे लिखो 100 ग्राम को केजी कर दो, हमारे लिए आसान होता है। 100 ग्राम बाई 1000 कर दी तो केजी हो गया। भी दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, उसको थोड़ा मीटर पर सेकेंड कर दो, कितना हो गया 5/18। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 25 एंड दिस इज कमिंग 10, सो इट इज 2.5 केजी मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम, लेकिन खाली चेंज इन मोमेंटम से फोर्स पता चलेगा क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा ठीक है, ये 120 बुलेट फायर कर रहा है 1 मिनट में, डेल्टा पी इन 1 मिनट, तो 120 बुलेट फायर किया है, हर एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ है, तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 2.5, नहीं अच्छा, एंड 1 मिनट इज सेम एज 60 सेकेंड्स। तो क्या कहोगे आप, फोर्स ऑन बुलेट्स, फोर्स ऑन बुलेट्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स बाय द टाइम। टोटल चेंज इन मोमेंटम अभी अभी देखे 120 इंटू 2.5 कितना समय में, 1 मिनट में। ओह 1 मिनट कोई एमके सिस्टम में नहीं आता है, उसको करो 60 इंटू 2, 120 सेकेंड्स, नहीं 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में दिया है, मतलब 1 मिनट दिया है तो 60 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझ में आया? दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड इज दिस मच न्यूटन, और ये क्या आया देखो तो इट इज 5 न्यूटन। ये जो फोर्स ऑन बुलेट्स आया, लेकिन आपको तो वो नहीं पूछा था व्हाट इज द रिकॉलिंग फोर्स ऑन गन। अब गन बुलेट के ऊपर जितना फोर्स देगा उतना फोर्स पाएगा, तो the force on the bullets is same as force on gun। तो गन के ऊपर कितना फोर्स आएगा 5 न्यूटन का, समझ में आ रहा है? the force on the gun is 5 न्यूटन। जितना फोर्स आया बुलेट के ऊपर उतना फोर्स आएगा गन के ऊपर, क्योंकि गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स दिया है। इज इट अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट नंबर 11, नंबर 11, यहां पर देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर एक 5 kg का मास है और एक 3 kg का मास है। थोड़ा आप लोग अपना अपना दिमाग लगाओगे तो अच्छा लगेगा। मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आंसर बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आता है, नहीं थोड़ा रीजनिंग लगाओ। क्लास 11th हो गया। यस, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, दोनों को किसी एक स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है ऑन ए स्मूथ फ्लोर। मान लो कि फ्लोर में कोई फ्रिक्शन नहीं है। सोचो आगे आगे हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं, फिर फ्रिक्शन भी आ जाएगा, फिर उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा हमारे न्यूमेरिकल्स में। वो ये सब न्यूमेरिकल तब करेंगे और फ्रिक्शन भी रहेगा उसके साथ, तो फ्रिक्शन भी हमें समझना है। एनीवे, ये 5 kg का मास है, ये 3 kg का मास है ऑन ए स्मूथ फ्लोर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब ये क्या दिया है, दिस टू ब्लॉक्स आर ऑसिलेटिंग। ये दोनों को खींच के छोड़ दिया तो दोनों ऐसे ऐसे करेंगे, ये तो समझ में आ रहा ना। दोनों ब्लॉक स्प्रिंग में लगे, खींच के छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे करेंगे। अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, किसी एक इंस्टेंट में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ 5 kg इज 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है, 5 kg वाले का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दिया है। अबे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, फोर्स। दिया है कि 5 kg का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ 3 kg एट दैट इंस्टेंट। ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लिखा गया है। जब दोनों ऑसिलेट कर रहे थे, नहीं दोनों ऑसिलेट कर रहे थे, सोचो
कि बोल रहा है कि ये 5 kg का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दिया है, मतलब फोर्स दिया है। 5 kg के ऊपर फोर्स कौन दे रहा है? ग्राउंड दे रहा है कि स्प्रिंग दे रहा है? स्प्रिंग दे रहा है। ग्राउंड वाला फोर्स तो वेट के कारण कैंसिल हो गया है। नेट एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग खींच रहा है। जब अगर स्प्रिंग को हम ऐसे खींच के रखेंगे, क्या स्प्रिंग दोनों तरफ को बराबर फोर्स में नहीं खींचेगा? मतलब अगर स्प्रिंग इसको फोर्स दे रहा है 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3 kg को कितना फोर्स दे रहा होगा? वही 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? कोई स्प्रिंग को ऐसे खींच के पकड़ो, आपके दोनों हाथ को बराबर स्पीड बराबर फोर्स में खींचता है। तो जब स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स दे रहा है 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए दिया है ताकि बच्चे और कंफ्यूज हो जाए। ये सिंगल वर्ड में क्या होता है? न्यूटन। जब स्प्रिंग इसके ऊपर 9 न्यूटन दे रहा है, इसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है? अगर मैं थोड़ा लैंग्वेज को सिंपल कर देता हूं, दो ब्लॉक ऑसिलेट कर रहे हैं, जब स्प्रिंग इसको 9 न्यूटन फोर्स दे रहा है तो इसको कितना फोर्स दे रहा है? तो हर कोई बता देगा 9 न्यूटन दे रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 9 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगा। समझ में आया क्या? सो व्हाट इज द फोर्स ऑन 3 kg? सेम न्यूटन, सेम 9 न्यूटन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? स्प्रिंग exerts equal magnitude force of 9 न्यूटन on both। स्प्रिंग दोनों के ऊपर बराबर फोर्स दे रहा होगा। लेकिन देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, जो समझदार के है उसके लिए तो 2 लाइन में आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 2 blocks 4 kg and 6 kg are connected by a spring on a smooth horizontal floor. 2 blocks were pulled apart, pulled away from each other and released. What is momentum of 6 kg when momentum of 4 kg is 10 kg meter per second? What is kinetic energy of 6 kg when kinetic energy of 4 kg is 24 joules? ये बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 2 ब्लॉक है 4 kg और 6 kg का, एक 4 kg का ब्लॉक है और एक 6 kg का ब्लॉक है। दे आर बीइंग कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। स्प्रिंग से कनेक्टेड है 4 kg और 6 kg का ब्लॉक। ए 4 kg एंड ए 6 kg ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। हाँ, ये बात है, ये 6 kg है। तो ये दोनों ब्लॉक किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है। क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है कि the 2 blocks were pulled apart, एक दूसरे से दूर खींच लिए गए और छोड़ दिए। तो बोल रहा है कि ये दोनों ब्लॉक को हम क्या किए? ऐसे पकड़े और ये जो ब्लॉक से इसको ऐसे पकड़े और खींचने लगे इसको ऐसा, और ये नहीं आ रहा है, अकेला जा रहा है। अच्छा, ये इसको ऐसे ऐसे खींचे और छोड़ दिए। खींच के छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये भी आएगा, वो भी आएगा, दोनों ऑसिलेट करने लगेंगे। बोथ ऑफ द ब्लॉक्स स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। ठीक है, पूछा है कि जब 4 kg का चेंज इन मोमेंटम व्हेन मोमेंटम ऑफ 6 kg इज कितना होगा? जब मोमेंटम ऑफ 4 kg is 10 kg मीटर पर सेकेंड। When momentum of 4 kg is 10 kg meter per second, what is the momentum of 6 kg? ऐसे पूछा है। अच्छा, मोमेंटम तो बाद में देखेंगे, पहले हम सोचते हैं कि किसके ऊपर फोर्स ज्यादा आ रहा है। किसी भी समय में जब ये दोनों मूव कर रहे हैं, स्प्रिंग किसके ऊपर ज्यादा फोर्स दे रहा होगा? 4 kg की 6 kg? अरे स्प्रिंग तो दोनों को बराबर खींचेगा, एक तरफ को जोर से एक तरफ से धीरे से इसलिए नहीं खींचेगा। स्प्रिंग विल एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन बोथ साइड्स, है कि नहीं? दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आएगा। सो स्प्रिंग फोर्स इज सेम ऑन बोथ। अब फोर्स सेम नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, क्योंकि स्प्रिंग इसको राइट की तरफ खींच रहा है, इसको लेफ्ट की तरफ खींच रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज सेम ऑन बोथ। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम। सेम फोर्स सेम टाइम के लिए आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम इज सेम फॉर बोथ। अब जब मैं चेंज इन मोमेंटम कह रहा हूं, आई हैव नॉट गिवन वेक्टर मार्क हियर, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। अदरवाइज
इसके ऊपर फोर्स राइट को आया, इसके ऊपर फोर्स लेफ्ट को आया, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, इसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा जब खींच के छोड़ देंगे। नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द टू ब्लॉक्स आर इक्वल एंड अपोजिट। क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि ये सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल। अभी हमें ये भी मालूम है कि चेंज इन मोमेंटम इज अगेन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जबकि दोनों शुरू में रेस्ट में थे। नहीं, तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर है, मतलब फाइनल मोमेंटम इज सेम फॉर बोथ। दोनों का फाइनल मोमेंटम किसी भी समय में बराबर रहेगा, मतलब ये 4 kg का जितना मोमेंटम होगा 6 kg का उतना मोमेंटम होगा। आ गया समझ में? यहां तक समझ में आने के बाद आगे की कहानी आसान है। क्या है, क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि जब ये हमारा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ 6 kg व्हेन मोमेंटम ऑफ 4 kg इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कहोगे? व्हेन मोमेंटम ऑफ 4 kg is 10 kg meter per second, the momentum of 6 kg कितना होगा? of 6 kg is same 10 kg meter per second। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आता है, बराबर समय के बाद दोनों का बराबर चेंज इन मोमेंटम होगा। बराबर चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल बराबर होगा। दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर था तो दोनों का फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहे तो अपोजिट हो जाएगा क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। पूछा है दूसरा बीट में पूछा है कि जब 4 kg का काइनेटिक एनर्जी है 24 जूल्स, what is the kinetic energy of 6 kg? The kinetic energy of 4 kg by kinetic energy of 6 kg is equal to p square by 2 into 4 kg p square by 2 into 6 kg है कि नहीं? p square by 2 है और p तो दोनों का बराबर है। किसी भी समय पे दोनों का p मोमेंटम बराबर है तो p स्क्वायर को खा गया, 2 को खा गया, मिल गया 3/2। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg दिया है 24 जूल्स। क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg इज 24 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg कितना हो जाएगा? ये है 24 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg विल बी इक्वल टू 2 into 24 by 3 16 जूल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सिंपल तो है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ज्यादा टफ था कि न्यूटन सेकेंड लॉ? मैं चीजों को टफ कर देता हूं। मैं अगर आसान करना चाहूंगा सिंपल क्वेश्चन देके छोड़ दूंगा, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं होगा। जिसलिए आप लोग कोचिंग आ रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, हाँ, बारिश में धूप में आ रहे हो, आके पढ़ रहे हो, तो वो फायदा नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? कभी कभी तो खुद पे आराम खाना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्या कोई बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सोचो और बताओ। यहाँ पर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। 2 blocks M and 2M were pushed from rest by some force F। सेम फोर्स F सेम है ना? हाँ, दोनों ही केस में सेम फोर्स F है। पूछा है अपॉन रीचिंग द वॉल, ये भी ढकेल के जाएगा यहाँ पे पहुंचेगा, ये भी ढकेल के जाएगा यहाँ पे पहुंचेगा। हुज चेंज इन मोमेंटम विल बी मोर? ये भी रेस्ट से था, ये भी रेस्ट में था, ये आके पहुंचा, ये भी आके पहुंचा। किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? चेंज इन मोमेंटम मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, फोर्स और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या दोनों के ऊपर बराबर फोर्स है? हाँ है। अच्छा बताओ, अगर एक m है दूसरा 2m है, कौन ज्यादा स्पीड में चलना लगेगा? m और 2m। m चलेगा तो कौन जल्दी पहुंच जाएगा? m पहुंच जाएगा। तो m के ऊपर फोर्स कम समय के लिए आया, 2m के ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आया। फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम।
तो चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? 2m का। खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। This 2m takes more time to reach the wall. The force acts on 2m for a longer period. So change in momentum of 2m will be more. Change in momentum of m will be less. जबकि m ज्यादा स्पीड में जा रहा है, उसके बावजूद चेंज इन मोमेंटम विल बी लेस, क्योंकि जल्दी पहुंच गया। चेंज इन मोमेंटम मास के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, कितने समय के लिए आया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला बिट का आंसर हो गया कि लिखेंगे इसको ऑप्शन ए को as m or 2m takes more time to reach the wall, as 2m takes more time to reach the wall, its change in momentum delta p, क्या होता है डेल्टा p? फोर्स इनटू टाइम is more. So change in momentum of 2m will be more. बढ़िया है। Whose momentum is more? अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम दोनों का जीरो है, तो जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ उसका फाइनल मोमेंटम ज्यादा होगा। Whose momentum will be more? You will say 10 momentum of 2m will be more. ठीक है, momentum of 2m will be more. नहीं? अच्छा, बिट नंबर 3 में कुछ पूछा है। Whose kinetic energy will be more? चलो ठीक है, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे चल के हम लोग इसको पढ़ेंगे। दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। वाह, जैसे आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो डिपेंड करता है क्या फोर्स आया, कितना समय के लिए आया। सिमिलरली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपन क्या फोर्स आया, कितना दूर तक आया। मास वेलोसिटी से कोई रिलेशन है ही नहीं। दोनों की केस में फोर्स बराबर है, बराबर डिस्टेंस पुश करके ले आया। वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 10 में पढ़े होगे तुम लोग, नहीं? क्या वर्क हुआ? फोर्स इनटू एस। दोनों केस में एफ और बराबर एस बराबर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर। दोनों केस में इट विल रीच द वॉल विथ बराबर काइनेटिक एनर्जी। क्या ये चीज समझ में आया कि कुछ दूसरा तरीके से बताऊं? आ गया ना? तो हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एज F and S are same. Both will reach wall with same kinetic energy. हाँ, क्यों नहीं कर सकते? उसपे मतलब कि 2m का ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका P ज्यादा है, मास भी तो ज्यादा है, निकालना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में निकालोगे, इतना फोर्स आया वहां पर पहुंचेगा तो क्या वेलोसिटी होगा, निकालो। नहीं, अगर चलो आप खुश होना चाहते हो तो वैसे भी कर लेते हैं। ये देखो कोई m मास है और मान लो कि ये m1 मास है, m1 मास है, इसके ऊपर फोर्स आया f, और यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको कितना व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो एक्सीलरेशन कितना था? एक्सीलरेशन था f बाई m1 फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी तक हम न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े तो सेकेंड लॉ की तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मास m1 को s डिस्टेंस ढकेलना है, इनिशियल वेलोसिटी था 0, इनिशियल वेलोसिटी था 0, डिस्प्लेसमेंट था s। क्या टाइम लगेगा? यू नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s इज u तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर, तो क्या टाइम लगेगा? 2s बाई a का रूट ओवर। और हम टाइम भी क्यों निकाल रहे हैं? हमें तो वेलोसिटी चाहिए। चलो निकाल देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी, टाइम मालूम नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर तो गया 0 है, 2as। नहीं? अच्छा, तो हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v स्क्वायर, हाफ m1
v स्क्वायर मतलब 2as, वैल्यू थोड़ा डालें, a क्या था f/m1, तो इट इज हाफ, ये 2 तो 2 को खा गया, 2 को खा गया, m1 a की जगह लिखो f/m1 इंटू s, गया, क्या मिला, मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी में पहुंचा, f इंटू एस। मास m1 है या m2 है या m है या 2m है, क्या फर्क पड़ता है, द काइनेटिक एनर्जी अपॉन रीचिंग हियर इज f इंटू एस, बोथ विल रीच विद सेम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, ये दूसरी चैप्टर में आएगा, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे कि हाउ द काइनेटिक एनर्जी पे बॉडी चेंजेस। ठीक है, ये सेकंड मेथड आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, force acting on a body uniformly increases from 10 Newton to 16 Newton in 4 seconds. Find the change in momentum of the block. अच्छा, ऐसा दिया है, कोई ब्लॉक के ऊपर आता हुआ फोर्स यूनिफॉर्मली बढ़ने लगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करने लगा। अच्छा, तो कैसा इंक्रीज किया, दिया है कि पहले ये कितना था 10 न्यूटन, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर गया और बन गया 16 न्यूटन। यूनिफॉर्मली इट इंक्रीजेस टू 16 न्यूटन, 10 से न्यूटन से 16 न्यूटन हो गया भैया, कितनी समय में हो गया, ये सारा चीज बन गया 4 सेकंड में। अरे ये तो फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम है, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, इन फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम हाउ यू फाइंड चेंज इन मोमेंटम, भूल गए क्या, हम बताए थे the area under the diagram will give you the change in momentum, area under the diagram gives you change in momentum, तो हम कहेंगे change in momentum is equal to area under the diagram that is equal to, ये ट्रापीजियम है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाँ, half of sum of parallel sides into distance between them, it is half of sum of parallel sides 10 16 10 plus 16, that into distance between them कितना है 4, so is it not coming out to be 52 kg meter per second, yes, the change in momentum is 52 kg meter per second because in force versus time diagram the area under the diagram represents change in momentum। ठीक है, बढ़िया, इजी क्वेश्चन तो दिए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ दिए, नंबर 15, the force acting on a body varies with time as shown, if the body was initially at rest find final momentum of the body, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में था तो बताओ उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ओ मस्त, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम यू आर इंटरेस्टेड टू नो। फाइनल मोमेंटम निकालते वक्त हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एरिया है पॉजिटिव एरिया और यहाँ पर एक एरिया है नेगेटिव एरिया, नहीं, तो बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब दिया है कि इनिशियल मोमेंटम इज 0, पूछा है फाइनल मोमेंटम क्या होगा, लेकिन आपको मालूम है कि जो चेंज इन मोमेंटम है which is given by final momentum minus initial momentum is otherwise given by area under the diagram, area under force versus T diagram, area under force versus T diagram, force versus T diagram का जो एरिया है उसके नीचे जो एरिया है that gives you change in momentum। आपको समझ में आ गया। अब इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ A1 A2 लिखे तो क्या लिखेंगे एरिया को, A1 प्लस A2 कि A1 माइनस A2, क्या लिखेंगे A1 प्लस A2 कि A1 माइनस A2, यस A1 माइनस A2, A1 कितना है, A1 तो ट्रायंगल एरिया है, हाफ 5, ये हाइट है 10, माइनस A2 क्या है, ये 4, ये 3, 4 into, so is it not coming out with 25 minus 12 is 13 kg meter per second, सर तो -3 है ना, 3 into 4 है ना, इसलिए तो माइनस लिखे हैं नीचे बोल के, समझ में आया, is it understood, change in momentum will be 13 kg meter per second।
धीरे धीरे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जा रहा है। फ्रॉम ए हीप ऑफ रोप, one end of rope was pulled horizontally with constant force, constant velocity 8 meter per second. If mass of rope is 3 kg per meter, find force required to pull. बोल रहा है कि एक रस्सी रखा हुआ है ऐसे, हियर इज ए हीप, रस्सी का गद्दा रखा हुआ है ये। अब रस्सी को पकड़ के यहाँ से खींचने लगे, क्या वेलोसिटी में? 8 मीटर पर सेकेंड में, कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच रहे हो। इफ द रस्सी इज पुल्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो पूछा है कि बताओ क्या फोर्स चाहिए उसको कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचने के लिए। तो तुरंत दिमाग में आता है कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो एक्सीलरेशन कितना है? When it is moving with constant velocity, acceleration 0, तो फोर्स क्या चाहिए? कितना फोर्स चाहिए? 0। फोर्स तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, लेकिन मैं जब बताया था तो बताया था कब फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है? नॉट ऑलवेज, ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। यहाँ पर देखो पहले रस्सी का एक छोटा सा हिस्सा मूव करेगा, थोड़ी देर बाद और खुल जाएगा तो ज्यादा सा हिस्सा मूव करेगा। क्या मास ऑफ द मूविंग मास इज कांस्टेंट? नो, मूविंग मास तो बदल रहा है, सो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चलो निकालते हैं कि t सेकंड के बाद मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम बाई टाइम विल बी द फोर्स। ये याद रखना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में इन t सेकंड्स, t सेकंड में लेंथ ऑफ रोप कमिंग आउट, लेंथ ऑफ रोप कमिंग आउट, कितना लेंथ का रोप निकल के आ जाएगा? अरे ये 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा है तो 8 इंटू टी, दिस मच मीटर। नहीं, अच्छा ये जो निकल के आ जाएगा वो भी चलने लगेगा, क्या स्पीड में? 8 मीटर पर सेकंड में। मास ऑफ द रोप कमिंग आउट, m इज मास ऑफ रोप इन मोशन। कब? t सेकंड के बाद। What is the mass of the rope in motion? Let us see. We want to see the mass of the rope in motion. तो mass of the rope कितना मोशन में? जितना निकल गया है। कितना निकल गया है? 80। अच्छा उसका मास क्या था? 3 kg पर मीटर। 1 मीटर रस्सी का मास था 3 kg। नहीं, तो कितना मीटर निकल गया है? 80। So it is 8t into 3 is 24t kg। कितना मास मोशन में है? नहीं, अच्छा तो ठीक है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द रोप? और इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। पहले सारा का सारा रेस्ट में था, अब हम बात करें चेंज इन मोमेंटम ऑफ रोप, जिसको आप डेल्टा पी कहोगे। वो क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन इनिशियली तो रेस्ट में था। फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या मास मोशन में है? अभी तो निकाले 24t। इट इज 24t। क्या स्पीड में जा रहा है? 8। तो कितना हो गया? 192t kg मीटर पर सेकेंड। ये सब कहानी कितने समय में हुआ? t सेकेंड में। t सेकेंड में मोमेंटम बदल गया 192t। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड? फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ है t सेकेंड में, तो इट इज 192t बाय t। t को खा गया 192 न्यूटन। समझ में आ रहा है? What force is required to pull it with constant velocity of 8 meter per second? It is 192 न्यूटन। मैं आपको कोई एक दूसरा मेथड भी बताया था, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। देयर वाज ए दूसरा मेथड ऑफ डूइंग, जान लो जो मैं बताया था, तो क्यों यूज ना करें सॉल्यूशन। हम सेकेंड मेथड था, क्या था? हम देखे थे व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट। क्या किसी को याद है फोर्स का क्या फॉर्मूला था? v dm by dt। v dm by dt, v is the velocity, dm by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मूविंग मास। हर सेकंड में मूविंग मास कितना बढ़ जाता है? हर सेकंड में dm by dt, है ना? हर सेकंड में कितना मूविंग मास बढ़ जाता है? मास कमिंग आउट पर सेकंड
कितना है मास कमिंग आउट फ्रॉम द रोप इन टी सेकेंड्स इज दिस, पर सेकेंड कितना होगा 24T/T, 24 kg पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? m है 24T, dm/dt क्या होगा, डेरिवेटिव निकाल दो, dm/dt हो जाएगा 24, नहीं तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी दिस मच 8, ये तो था 8 इंटू d/dt ऑफ 24T इज कमिंग आउट टू बी 24 इंटू 8, सीधे सीधे 192 न्यूटन ऐसा भी मिल गया। जब माइंड कूल नहीं रहता है ना, डिस्टर्ब रहता है, तो क्या होता है, छोटे बच्चों का भी होता है। स्कूल में देखो ना, पढ़ने बार बार पानी पीने जाएंगे, बार बार टॉयलेट जाएंगे, मतलब पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। अब घुमा घुमा के सब पानी पी रहे हैं, क्या मालूम उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि वो बोतल में और कुछ दूसरा चीज रखा है नहीं ना। हाँ, ये समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन, ये टैंक है, देखो ये बॉल फायर कर रहा है, कोई मास ऑफ द टैंक है m और ये बॉल्स फायर कर रहा है स्मॉल m का v वेलोसिटी में 60 डिग्री एंगल में। क्या आपको लगता है कि जैसे दुब दुब करके मारेगा ये टैंक भी पीछे की तरफ चलेगा? पूछा है कि द टैंक फायर्स बुलेट्स ईच ऑफ मास m with speed v at rate n bullets per second. Mass of bullet is very small as compared to that of mass m of the tank. Find acceleration of the tank. मतलब ये कितना acceleration पे पीछे चलेगा? नहीं, काफी ज्यादा acceleration होता है। क्या कभी आप देखे हो बाथरूम टेप के साथ लगा के अगर पाइप नीचे पड़ा है, जैसे टेप खोल दियो पाइप फजाक के पीछे की तरफ भागता है, क्योंकि पानी को आगे की तरफ फेंकता है, तो नहीं। हाँ, तो हमें देखना है ये कि व्हाट इज द रिकॉइलिंग फोर्स। अब चीज ये है कि ये टैंक बुलेट बॉल के बुलेट के ऊपर जितना फोर्स देगा, बुलेट उसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा। चलो हम पहले निकाल देते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन दी बुलेट्स। फोर्स ऑन दी बुलेट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डेल्टा P फॉर वन बुलेट, एक बुलेट के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मास m का बुलेट है और v स्पीड में फेंका गया, नहीं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट इज दिस। फिर पूछा है कि ये एक सेकेंड में n ठो बुलेट छोड़ता है, तो आप कहोगे डेल्टा P इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में n ठो बुलेट छोड़ा है, सबका चेंज इन मोमेंटम mv हुआ, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हुआ nmv। कितने समय में ये चेंज इन मोमेंटम हुआ? 1 सेकेंड में। फोर्स ऑन बुलेट्स, फोर्स ऑन बुलेट्स कितना हो जाएगा? ये सारा चेंज हुआ है 1 सेकेंड में, तो चेंज इन मोमेंटम बाय 1 इज nmv। अगर यही हुआ फोर्स ऑन द बुलेट्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन द गन? सेम, गन फोर्स, गन बुलेट के ऊपर जितना फोर्स देगा, बुलेट गन के ऊपर उतना ही फोर्स देगा। फोर्स ऑन गन इज सेम mv। इधर क्लियर? ये बात है। अब पूछा है गन का फोर्स, गन तो नहीं टैंक है, फोर्स ऑन टैंक। पूछा है टैंक का एक्सीलरेशन क्या होगा? क्या होगा? टैंक का मास m दिया हुआ है और पता चल गया कि उसके ऊपर फोर्स F आ रहा है। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट विल द एक्सीलरेशन ऑफ द टैंक? देखो भाई, बुलेट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में आया, तो गन के ऊपर भी फोर्स कुछ इसी डायरेक्शन में आया होगा। गन के ऊपर जो फोर्स आया होगा वो ऐसे आया होगा, है कि नहीं? और ये जो फोर्स है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ये फोर्स का एक आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा ऐसे, ये कहा गया है ना, और एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा ऐसे। अब ये जो टैंक मूव करेगा, कौन सा कंपोनेंट के चलते मूव करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे दबाने से किधर मूव करेगा? तो जमीन के ऊपर खड़ा है, नहीं, ये तो जमीन के ऊपर खड़ा है, ये कैसे मूव करेगा? अगर ऊपर से दबाओगे तो
वर्टिकल कंपोनेंट कैन नॉट मूव इट, मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट है कितना, अगर हम कहेंगे ये फोर्स F है तो ये कितना है, F cos 60। तो आप कहोगे ड्राइविंग फोर्स ऑन टैंक इज इक्वल टू F cos 60। फोर्स ऑन द टैंक क्या था, MNV, सो इट इज MNV cos 60 हुआ 1/2। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स बाय मास। ड्राइविंग फोर्स है MNV/2, मास कितना है, कैपिटल M। समझ में आया, मास ऑफ द टैंक दिया है कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है। सो क्या एक्सीलरेशन हो जाएगा, स्मॉल mNV/2m, ये एक्सीलरेशन में चलेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है, इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ढेर सारी चीजें कर दी। नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ पे बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन थे, हम लोग देखे इसको। तो विल सी सम मोर क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट लेट अस सी न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ समझ में आया, बुक में आपका सेकेंड लॉ में तो पुली उली वाला प्रॉब्लम नहीं दिया है, जो इसको हम पहले से कर चुके हैं। नहीं, अच्छा चलिए समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। कितना सिंपल लॉ है, सबको लगता है कि ये सबसे आसान और सिंपलेस्ट लॉ है, और है भी सिंपल लॉ। क्या कहता है लॉ का स्टेटमेंट, फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं लिखा, इसलिए काफी लोगों को कंफ्यूजन है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। लॉ तो सिंपल है जो तुम्हारे कोर्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये लॉ बहुत ही अहमियत का हो जाता है तब जब पता चलता है कि इफ ए बॉडी कैन नॉट गिव यू रिएक्शन यू कैन नॉट गिव एक्शन। आप कोई बॉडी को मार नहीं सकते अगर वो आपको रिएक्शन नहीं देगा, तो कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते अगर आपको रिएक्शन नहीं देगा। तो समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यूजुअली एट योर लेवल कोई भी फोर्स लगा यू विल गेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जब उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है जहां से आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं मिलेगा वहां पे आप फोर्स लगा ही नहीं सकते, तो फिर चीजें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, वो हायर लेवल की थिंकिंग है। तो पहले चलो समझते हैं कि व्हाट इज एक्शन। यहाँ पे जो न्यूटन थर्ड लॉ है ये काफी सिंपल है। पहला चीज तो ये है कि एक्शन इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू रिएक्शन। एक्शन क्या है, वर्क, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, मोमेंटम। व्हाट यू मीन बाय एक्शन, क्या एक्शन इज ए फोर्स, है ना। फॉर एवरी फोर्स यू अप्लाई यू गेट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। कब पहले एक्शन होता है कि पहले रिएक्शन होता है? नहीं, एक साथ होते हैं। जैसा हुआ एक्शन, मैं तुमको मारा, थोड़ी देर बाद तू अपने पापा को लेके मेरे को मारा, ये नहीं, मारा तो तुरंत एक्शन हो रहा है, रिएक्शन भी पैरेलली एक साथ हो रहा है। समझ में आ रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन अकर टुगेदर। ये गलत फहमी है, जो मिसकंसेप्शन की बात कर रहा हूँ। एक्शन पहले होता है बाद में रिएक्शन होता है, नहीं, दोनों एक साथ होते हैं। बोथ ऑफ देम अकर साइमल्टेनियसली। तो फिर एक्शन किसको कहते हैं, रिएक्शन किसको कहते हैं? हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई भी फोर्स को एक्शन में आने के लिए, मतलब प्ले में आने के लिए, यू नीड एन एजेंट एंड एन ऑब्जेक्ट। एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, नहीं, एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको कहते हैं एक्शन। उल्टे में ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर फोर्स लगाता है उसको कहते हैं रिएक्शन। समझ में आया क्या? तो बारी बारी से लिखेंगे। द फोर्स applied by an agent on an object
एक्शन क्या है? फोर्स है। द फोर्स और द रिटर्निंग फोर्स, the returning force of object on agent is called reaction force. तो एक्शन किसको कहते हैं, रिएक्शन किसको कहते हैं, समझ में आ गया? एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स देगा उसको कहेंगे एक्शन। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने एक ब्लॉक रखा था, मैं चुपचाप खड़ा था, मेरे को मन किया कि उसको पुश कर दूं, तो जैसे मैं इसको पुश किया, द मोटिव वाज देयर विथ मी, सो आई बिकेम द एजेंट। क्योंकि मैं सोचा कि फोर्स करे, ये नहीं कि मेरा पुश करने के बाद वो पुश करेगा, जैसे मैं पुश किया तुरंत वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स में रिएक्शन देना लगेगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एक्शन एंड रिएक्शन act simultaneously। कुछ भी पूछ लेंगे आपको, पहले एक्शन होता है कि पहले रिएक्शन होता है? नहीं, दोनों एक साथ होता है। समझ में आया क्या? पहले आप पैदा हुए कि पहले आपके पापा पापा बने? पैदा होते ही पापा बन गए कि नहीं बन गए? नहीं, पैदा हो गए, फिर सोचे मैं इसका पापा बनूं कि ना बनूं, हाँ बनना चाहिए, फिर बने, ऐसा हुआ क्या? The moment you are downloaded, he has been promoted to the father's position simultaneously, है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। तीसरा, अब देखो जितना हम एक्शन दे रहे हैं उतना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन पा रहे हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर हमें एक्शन देंगे। When I apply an action on it, I apply a force of 10 Newton. Is not it giving me back a force of 10 Newton? मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, तो भी 10 न्यूटन दे रहा है। मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, ये दे रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो गया? और रामायण में देखे हो ना, और राम जी एक मारते थे, रावण एक मारता था, दोनों आते थे जी करके खत्म। ऐसा खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन हम जब फोर्स देते हैं, क्या हमारा फोर्स कैंसिल हो जाता है? ये तो चलने लगता है। क्या लगता है जी? माई फोर्स इज मोर देन द रिएक्शन, है कि नहीं? तो कैसा हुआ फिर एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट? नहीं, कैसे हुआ इक्वल एंड अपोजिट? इफ देयर दिस फोर्स इज हियर, दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? अब देखो, कोई बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो फोर्सेस कैंसिल कब करेंगे? बताओ, यहाँ पे कोई एक बॉडी रखा है, इसके ऊपर एक फोर्स आया और इसके ऊपर ऐसा एक फोर्स आया, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? हाँ करेंगे। मान लो यहाँ पर दो बॉडी रखे, अब मान लो कि इसके ऊपर फोर्स आया और इसके ऊपर एक फोर्स आया, विल दिस टू फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर? नो। एक्शन किसके ऊपर है? ऑन द ऑब्जेक्ट, रिएक्शन ऑन द एजेंट। तो अलग अलग लोगों के ऊपर दो टू फोर्स आ रहा है, हाउ दे कैन कैंसिल आउट? Action reaction cannot cancel out. Why? Because they are not acting on the same body. They are not acting on same body. They are acting on two different bodies. समझ में आया? Equal. हाँ. Line of action same रहेगा. Line of action same होगा, तो नहीं बोले? ठीक है? Action and reaction will be always equal and opposite and acting on two different bodies. तो ये equal and opposite है तो एक दूसरे को cancel कर जाना चाहिए। Cancel क्यों नहीं करते? लिखेंगे action and reaction never cancel out each other as they are acting on two different bodies। ये जो स्टेटमेंट है ना, कितना आसान लगता है लेकिन समझने में बड़ा दिक्कत होता है। आपको पूछा जाएगा कोई हाथी और कोई चूहा, दोनों को टेल टू टेल बांध देंगे, कौन जोर से खींचेगा? हाथी की चूहा? सिंपल सा चीज है, हर कोई बोलेगा। कौन खींचेगा जोर से? हैं?
चूहा जोर से खींचेगा। सर मारवाड़ी वाला चूहा होगा तुम्हारे जैसे, हाथी से भी बड़ा। अरे सर हाथी एक कदम रखेगा, चूहा अपना जोर लगा देगा, तब भी उसको कुछ नहीं। हाँ तो जोर कौन खींचेगा, हाथी खींचेगा कि चूहा खींचेगा? कितने लोग हाथी के साथ हो? हाथी मेरा साथी बोलते हो? हाँ, ये लोग बोलते हैं हाथी जोर से खींचेगा। अरे अभी अभी तो न्यूटन बोले कि हाथी जितने जोर खींचेगा चूहा उतने जोर भी खींचेगा, दोनों बराबर खींचेंगे। इसीलिए तो फिजिक्स को फील करने वाली चीज है। ये मत सोचो कि चूहा मूव कर गया, हाथी मूव नहीं किया। मूवमेंट्स की फोर्स से, मूवमेंट का कोई मास और वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है। अब जब कोई एप्पल गिरता है, जब कोई एप्पल गिरता है, अर्थ एप्पल को जोर से खींचता है कि एप्पल अर्थ को जोर से खींचता है? इक्वल। Gm1m2/r² पढ़ोगे तुम लोग, तो दोनों बराबर फोर्स में एक दूसरे को खींचते हैं। हाँ, इसका मास कम है तो ये जोर से खींचा जाता है, उसका मास बड़ा है वो खींचा नहीं जाता है। मतलब फोर्स तो दोनों के ऊपर बराबर है। ये फील करने वाली बात है। हम हर लॉ को इतना आसान से लेते हैं, हाँ ये तो समझ में आता है, ये होगा नहीं, इसलिए आप यूज नहीं कर पाते। नहीं तो हाथी और चूहा अगर एक दूसरे को खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स में खींचेंगे, लेकिन उतने ही फोर्स में हाथी का मूवमेंट तो नहीं होगा, चूहा खींचा जाएगा। चूहा का एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा बिकॉज मास इज लेस। समझ में आया? नाउ तो पता चला कि the forces do not cancel out each other, they are acting on two different bodies. ठीक है? तो अगर हम कहेंगे, अगर कोई एक बॉडी ये है, मान लो कि 50 केजी का कोई मास, ये इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में, और इधर कोई आ रहा था 1 केजी का मास, ये कितने जोर से आ रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। दोनों एक दूसरे को टकराए, दोनों एक दूसरे को टकराए तो क्या होगा? ठुक ठाक ठुक आवाज करेगा, एक दूसरे से दूर फेंका जाएंगे। किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? सोचे, जब ये दोनों आके एक दूसरे को टक्कर, मान लो इधर से ट्रक आ रहा है, उधर से कार आ रहा है, या फिर ट्रेन ही ले लो, ट्रेन आ रहा है, इधर से कार आ रहा है, दोनों एक दूसरे को ठोक दिए, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? व्हेन ए कार एंड ए ट्रेन गो फॉर ए हेड ऑन कोलिजन। जो लगता है पहले बोलो, लगता है ट्रेन तो अपनी रास्ता चला जाएगा, कार फेंका जाएगा, कार का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, ऐसे लगता है ना? इसलिए तो थर्ड लॉ को समझना है। जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे, थोड़ा ध्यान से देखो भैया, जब ये दोनों चीज एक दूसरे को टकराएंगे, 50 केजी 1 केजी को टकराएगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स देंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन ज्यादा फोर्स देगा? 50 केजी 1 केजी के ऊपर ज्यादा फोर्स देगा कि 1 केजी 50 केजी के ऊपर? सेम फोर्स देंगे। दे विल बी एग्जर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अच्छा, कौन ज्यादा समय के लिए फोर्स देगा? अरे जब तक कांटेक्ट में है, जब तक कांटेक्ट में ये दे रहा है वो भी दे रहा है, सो बोथ आर अप्लाइंग equal forces, equal magnitude forces on each other for same time. चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा। मोरओवर इसके ऊपर फोर्स इधर को था, इसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, जबकि इसके ऊपर जो फोर्स था वो इधर को था, इसका चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम? इसका चेंज इन मोमेंटम जितना है इधर को, इसका चेंज इन मोमेंटम उतना है उधर को, टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया 0। इसलिए हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम नहीं बदलता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। थर्ड लॉ से ये चीज निकल के आता है कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, does not change. Why? Because when a body strikes another body, they exert equal and opposite forces onto each other for equal time. Therefore, they undergo equal and opposite change in momentum. समझ में आया क्या? And the total change in momentum is 0. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. ये सब मिसकंसेप्शन। आपको देखने से भी कोई बोल देगा कि तुरंत 50 केजी मारेगा तो 1 केजी फेंका जाएगा, उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखे यहाँ पर? Whenever two moving bodies strike each other, whenever two moving bodies strike each other, when two moving bodies strike each other, strike
each other, they exert equal and opposite force, जिसको हम कहेंगे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, on each other for same time, as delta P is force into time, therefore they undergo equal and opposite change in momentum. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती हाँ जी कर रहे हो? Are you able to follow what I mean to say here? अबे dumb students, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी नहीं आ रहा है, क्या मालूम, बोल भी नहीं पा रहे। आया समझ में? जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। व्हाई? बिकॉज़ न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर इक्वल टाइम, सो दे अंडरगो इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम। ये चीज भी हमें समझ में आ गया नहीं? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ये डिजाइन को ऐसा कर देते हैं। ओके, नाउ कभी कभार ये चीजें थोड़ा गंदा दिखने लगते हैं। यस, दे अंडरगो इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम। यस, ओके, अगर ये सारा चीज आपको समझ में आया, हाँ, तो आपको बताना है एक क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए 50 kg मैन सिटिंग ऑन ए चेयर। ये एक चेयर में बैठा हुआ है, ये आदमी चेयर में बैठा हुआ है। ये टोटल कितना? ये टोटल मैन विद द चेयर एवरीथिंग इज 60 kg। और इसके सामने, चलो मानते हैं कि इसके सामने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है। अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक का मास दिया है सपोज 40 kg, और ये आदमी ने बाय मीन्स ऑफ ए डंडा ये क्या किया, इस ब्लॉक को पुश करने लगा। अगर ये डंडे से पुश करेगा ये ब्लॉक को, तो आपको बताना ये है कि इफ man pushes 40 kg with acceleration 2 meter per second square, what will be his own acceleration? उसका खुद का एक्सीलरेशन क्या होगा? देखो, व्हील चेयर पे बैठ के सामने कोई अगर ब्लॉक को ऊपर पुश करोगे तो खुद भी फिसलोगे कि नहीं पीछे? कितना एक्सीलरेशन में, विथ व्हाट एक्सीलरेशन ही विल बी फिसलिंग अवे फ्रॉम द ब्लॉक। अब सोचो, तो कहेंगे फोर्स ऑन 4 kg। 4 kg के ऊपर नहीं, 4 kg कहाँ, 40 kg, 4, अच्छा हाँ ठीक है। फोर्स ऑन 40 kg कितना है? इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ये 40 kg का मास 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जा रहा था, मतलब 80 न्यूटन, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्शन। सो व्हाट इज द एक्शन ऑन द ब्लॉक? 80 न्यूटन। आदमी ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया 80 न्यूटन। रिएक्शन फोर्स कौन देगा? ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट, मतलब ब्लॉक आदमी को पुश करेगा कितने में? 80 न्यूटन। रिएक्शन फोर्स
of block on man 1.3 is equal to same 80 Newton. 1.3 हो yes acceleration of man का acceleration कितना हो जाएगा? man का acceleration कितना हो जाएगा? force on the man by mass, force on the man by mass. यहाँ पे काम बन गया is equal to force on the man is 80 Newton, mass है 60 kg का, so it is 8 by 6 is nothing but 4 by 3 no 4 Yes, by sir. 3 meter per second square. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर दूसरा क्वेश्चन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. सपोजिंग ये कोई एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम यहाँ पे झूल रहा है. देखना चाहेंगे कितने लोग सही आंसर देते हैं. ये पेंडुलम ऐसा झूल रहा है, ये पेंडुलम ऐसा झूल रहा है वर्टिकली, और हुआ यूं है कि ये पेंडुलम का कुछ मास दिया हुआ है और दैट वेट ऑफ ए बॉडी इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स. वेट ऑफ ए बॉडी इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स ऑन इट. एक्सटर्नल फोर्स कब कहते हैं? व्हेन द एजेंट इज इनसाइड द ऑब्जेक्ट. बोले थे कि नहीं बोले थे? When the agent is outside the object, it is called external force. Weight इसका क्यों है? Earth is pulling. Who is the agent? Earth. तो external force हुआ कि internal force हुआ? External force. Weight is an external force. अच्छा, तो इसमें क्या है कि अगर weight भी तो एक force है, अगर हम कहेंगे कि weight को हम action मान लेंगे, तो what is the reaction? If we consider weight of bulb as action, what is reaction force? रिएक्शन फोर्स क्या है? पहले डेफिनेशन याद करो. एक्शन क्या था? फोर्स ऑफ द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, नहीं? और रिएक्शन क्या था? फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट. अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं वेट का, क्या बता सकते हो इसका वेट जो एक्शन है ये फोर्स है. ये फोर्स कौन लगा के खींच रहा है? अर्थ. तो आप कहोगे एजेंट कौन हो गया? एजेंट हो गया अर्थ, है कि नहीं? और ऑब्जेक्ट कौन है? द बॉब ऑफ दिस पेंडुलम दैट इज बीइंग पुल्ड, नहीं? अब रिएक्शन फोर्स कौन देगा? ये हो गया एक्शन. अगर इसको हम एक्शन कहेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा फोर्स. किसका फोर्स? फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एजेंट, है कि नहीं? जब अर्थ इसको खींच रहा है, ये भी अर्थ को खींच रहा है, दिस फोर्स विल बी कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स. बात समझ में आ रहा है? तुरंत पूछोगे तो कोई भी बोल देगा टेंशन. नहीं, टेंशन नहीं, क्योंकि वो दिखने में इक्वल एंड अपोजिट होता है. टेंशन एंड वेट आर इक्वल एंड अपोजिट, बट दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. समझ में आ रहा है क्या? टेंशन एंड वेट आर इक्वल एंड अपोजिट. कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्शन रिएक्शन नहीं बनते हैं. समझ में आ रहा है ना? वो एजेंट ऑब्जेक्ट वाला रिलेशनशिप बनता है, वही बनता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस तो हम देखें यहाँ पर कि the force with which this bob is pulling earth will behave as a reaction force. एक्शन फोर्स क्या है, रिएक्शन फोर्स क्या है, सबको समझ में आया? यस सर चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आंसर बताना है. सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए टेबल. ये टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, और ये टेबल के ऊपर, ये टेबल इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा. इसका वेट है तो m है, तो इसका वेट भी होगा mg.
mg भी हो रहा होगा। फाइंड रिएक्शन फोर्स if action force is mg, that is weight of block, और b क्या है, n1, that is reaction force, or that is normal reaction, rather you say normal reaction of table on block। अगर mg को एक्शन कहेंगे, रिएक्शन कौन है, अगर नॉर्मल रिएक्शन को एक्शन कहेंगे तो रिएक्शन कौन है, ऐसे करके पूछा है। जब भी एक्शन दिया गया, रिएक्शन पूछा गया, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जिसको आप एक्शन फोर्स कह रहे हो उसके लिए एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। रिएक्शन फोर्स इज बाय द ऑब्जेक्ट ऑन दी एजेंट। तो जब वेट को अगर हम एक्शन कहेंगे, व्हाई दिस बॉडी हैज ए वेट, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग। एजेंट कौन हो गया, अर्थ। अर्थ इज गिविंग ए फोर्स ऑफ mg न्यूटन ऑन द बॉल, मतलब दिस बॉल मस्ट बी पुलिंग अर्थ आल्सो। क्या फोर्स में, सेम एज mg। तो रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इट इज रिएक्शन फोर्स इज the force with which the block is pulling the earth। समझ में आ रहा है क्या। पहला केस में ऐसे किए थे नहीं किए थे, किए थे नहीं किए थे। ये फोर्स कितनी के बराबर था, जितना इसका वेट था। दिस फोर्स वाज इक्वल टू बाय मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। समझ में आया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए में रिएक्शन इज force of Bob on earth। दूसरे केस में रिएक्शन क्या होगा, ये जो N1 है कौन दे रहा है, क्या अर्थ दे रहा है, नहीं, टेबल दे रहा है। टेबल इज अप्लाइंग ए फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स है ऑन दी ब्लॉक। तो एजेंट कौन, टेबल, ऑब्जेक्ट कौन, ब्लॉक। अब रिएक्शन कौन देगा, ब्लॉक देगा टेबल के ऊपर। कैसे देगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये जब इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देता है, ये इसके ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन देता है, नहीं। तो रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल। ध्यान रहे कि जो N1 और N2 दोनों बराबर होंगे हरदम। ये जितना नॉर्मल रिएक्शन देगा वो भी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगा। Wherever two bodies are in contact, they give equal and opposite forces onto each other। ऐसे करके पढ़े थे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते वक्त। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा एक अजीब और गरीब क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं हाथ में कोई एक बॉल पकड़ के खड़ा हूँ और ये बॉल का मास 2 kg है, आपको सोच के बताना है कि ये बॉल अर्थ को तो खींच रहा होगा। With what force the ball is pulling the earth? कितना फोर्स में बॉल अर्थ को पुल करता है, एवरी मास अट्रैक्ट्स। तो बॉल भी तो अर्थ को खींच रहा होगा, कितने फोर्स में खींच रहा होगा, कोई बताएगा? 20 न्यूटन। जितने फोर्स में अर्थ इसको खींच रहा है, कितना है, 20 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्थ मून को जोर से खींचता है कि मून अर्थ को जोर से खींचता है, बराबर है। मून मत बोलो, अबे हाई टाइड लो टाइड वो क्या है, वो तो टाइड ही होता है, क्यों क्या होता है अलग बात है। मून अर्थ के ऊपर ज्यादा फोर्स देता है कि अर्थ मून के ऊपर ज्यादा फोर्स, इक्वल। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस सर इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा सोच के बताओ, यहाँ पर एक मोटू आदमी है, पहलवान, स्मूथ सरफेस पे खड़ा है। यहाँ पर लॉरेल एंड हार्डी देखे होंगे ना आप लोग। ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या है जानते हो क्या? हाँ, ऐसे दो आदमी खड़े रहेंगे, रस्सी पकड़ के खींचेंगे, मिड पॉइंट में एक लाइन खींच देंगे, जो लाइन को पार कर जाएगा वो हार जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे को खींचने लगे और द फ्लोर इज स्मूथ। ये मोटू है लेकिन
दुबला है, दुबला मतलब ताकत कम है, वीक एंड फैट। ये है स्ट्रॉन्ग बट थीन। ये क्या हुआ, ये हुआ वीक प्लस फैट, मोटा तो है लेकिन ताकत नहीं है। ये है स्ट्रॉन्ग बट थीन। अब दोनों खेलने लगे स्मूथ सरफेस के ऊपर, कौन जीतेगा सोचो, हु विल विन? सर इसका मास ज़्यादा है तो दोनों बराबर होगा। मुझे आंसर बताओ, मोटू जीतेगा कि पतलू? पतला का ज़्यादा। पहले बताओ किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? सर बराबर आएगा। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब रस्सी इसको जितने जोर से खींचेगा इसको भी उतने ही जोर से खींचेगा। अच्छा, अब ये इधर गया एक्सीलरेशन A1 में, ये इधर फिसलने लगा A2 में। A2 ज्यादा होगा कि A1 ज्यादा होगा? दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आ रहा है, जिसका मास कम उसका एक्सीलरेशन ज्यादा। तो ये जल्दी जल्दी फिसलेगा, ये धीरे धीरे फिसलेगा, है कि नहीं? ये जल्दी जल्दी फिसलेगा और ये धीरे धीरे फिसलेगा। अच्छा, दोनों अगर बराबर एक्सीलरेशन में फिसलते तो मिड पॉइंट पे पहुंचते एक साथ, ये जितना दूर जाएगा उतना दूर जाएगा, लेकिन ये ज्यादा जोर से फिसल रहा है। तो दोनों कहां मिलेंगे, मिड पॉइंट से राइट में कि मिड पॉइंट से लेफ्ट में? किधर मिलेंगे? ये ज्यादा एक्सीलरेशन में आ रहा है। जब तक मिलेंगे t सेकंड में, कौन ज्यादा दूर गया होगा? मोटू गया होगा कि पतला गया होगा? पतला गया होगा। तो मतलब दोनों कहां मिलेंगे, मिड पॉइंट में मिलेंगे कि मिड पॉइंट से लेफ्ट में मिलेंगे कि मिड पॉइंट से राइट में मिलेंगे? मिड पॉइंट की लेफ्ट में मिलेंगे। तो कौन जीतेगा? ये पार के गया वो हार गया, पतलू हार जाएगा। समझ में आ रहा है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो पतलू हार जाएगा। वैसे भी सोचो तो हम जानते हैं ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है भैया? इसका सेंटर ऑफ मास मोटू के पास है कि पतलू के पास? मोटू के पास। और अगर एक पूरा को सिस्टम मान लेंगे, उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स तो नहीं आ रहा है। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट्स सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। ये दोनों चलेंगे लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। अल्टीमेटली दोनों मिलेंगे तो कहां पे मिलेंगे? एट द सेंटर ऑफ मास। दैट मींस दे विल मीट हियर, यहां पे मिलेंगे। जीतेगा कौन? मोटू, क्योंकि ये मिड लाइन को ये पार कर गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी कोई फिजिकल ऐसे गेम होता है तो बराबर वेट वालों का बराबर वेट वालों के साथ करते हैं, नहीं तो एक तो जो है वो अपना वेट का अपना मास का एडवांटेज ले लेगा। जब कुश्ती करते हैं इतना केजी वाले का इतना केजी वाले के साथ, पता चला कुश्ती 70 केजी वाले को 150 केजी वाले के साथ कर दिए और वो उसका इसका 2.5 किलो का हाथ और उसका 20 किलो का हाथ डाल दिया, खत्म। नहीं तो मास बराबर होना चाहिए खेल में जीतने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कि मोटू पतलू अगर खेलेंगे तो मोटू जीतेगा। तो यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास वी शैल सी थर्ड लॉ का फर्दर एक्सटेंशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या न्यूटन थर्ड लॉ ठीक से समझ में आया? पहले एक्शन आता है कि पहले रिएक्शन आता है? साथ में आता है। और क्यों दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। समझ में आया क्या? when two bodies strike each other, a heavy body and a light body, which one undergoes more change in momentum? इक्वल चेंज इन मोमेंटम, इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम, यही सब कंसेप्ट है। ये जो इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम होता है उसी को लेके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी दो बॉडी टकराते हैं इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होता है दूसरे का उतना ही चेंज इन मोमेंटम होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया 0, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।